कुछ तो चलना है, कहीं तो पहुंचेंगे। जो बैठ गए तो मंजिल कहाँ ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य, सीधी बात नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोक प्रशासन की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे हर क्लास में जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नवीन लोक प्रशासन के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उसके बाद लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो आवश्यक तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताएंगे। नवीन लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ और विकास में किस तरह की स्थिति रही, उसका पूरा क्रम हम आपसे साझा करने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो नवीन लोक प्रशासन की कुछ आलोचकों ने आलोचना की है, क्या आलोचना की है वो जानेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, नवीन लोक प्रशासन से संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले नवीन लोक प्रशासन के सामान्य परिचय के बारे में आपको कुछ चीजें बताते हैं। नवीन लोक प्रशासन की जो अवधारणा है वो लोक प्रशासन की एक नई अवधारणा मानी जाती है, एक नया आयाम माना जाता है। लोक प्रशासन चलाते समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए नवीन लोक प्रशासन लाया गया। यदि हम देखें तो 1960 में इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1960 के दशक में अमेरिका से। अमेरिका में क्या होता है कि दिन ब दिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं लोक प्रशासन का जब शासन रहता है। जब देखा गया तो उसमें सुधार की आवश्यकता है और इसी सुधार के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से संबंधित सुधार करने के लिए नवीन लोक प्रशासन लाया गया। उसके बाद वाल्डो को जो है, ये याद रखिएगा, 3 स्टार बनाइए इसमें, वाल्डो को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन का जनक कौन कहलाता है। तो वाल्डो को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो नवीन लोक प्रशासन का अर्थ समझ लेते हैं। परिभाषा, मैंने इसलिए ये परिभाषा सीधे सीधे लिखी है ताकि आप मेंस में यही परिभाषा लिख के सीधे लिख दें। तो 1960 का दशक में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन तत्वों, जैसे कौन कौन से तत्व विकेंद्रीकरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो इन्हें समाप्त करने के लिए कई परिवर्तन हो रहे थे। जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। तो इन परिवर्तनों को किस तरह से आज के समय से समन्वित किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत की गई। इस तरह की कई प्रतिबद्धता युक्त जो आज का लोक प्रशासन है उसे नवीन लोक प्रशासन कहा गया। अब नवीन लोक प्रशासन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है सामाजिक समानता। कोई भी शासन होता है वो समाज के लिए होता है और अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब उस समाज में समानता होगी, इक्वालिटी होगी। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो मौलिकता और नवाचार। यदि आपको आपके राष्ट्र का विकास चाहिए तो मौलिकता और नवाचार हमेशा बनाए रखना चाहिए। नई नई चीजें, यदि आप में क्षमता है तो आप नया आविष्कार करिए, नई चीजों का निर्माण करिए। यदि आप में क्षमता नहीं है तो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेकर कई देश अपना विकास कर रहे हैं। विकसित और विकासशील देश को लेकर जो चर्चा है और जो अंतर है वो आज के टाइम पर यही अंतर है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो नीति, शास्त्र और मूल्य, बिना मूल्य के कोई भी शासन चलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए नवीन लोक प्रशासन में बहुत ही तवज्जो दी गई नीति, शास्त्र और मूल्य को। जब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो एक सदाचरण की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उत्तरदायित्व। नवीन लोक प्रशासन और मैक्सिमम देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और जहां भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां उत्तरदायित्व उच्च होता है, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन की ये महत्वपूर्ण तत्व थे। इसके बाद इन तत्वों के जो तत्व हमने ऊपर पढ़े, उन्हीं तत्वों में आज से प्रशासन में हमें 3E पर विशेष बल दिया जाता है। अब 3E क्या है? कभी कभी 3E लिख के 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो पहला 3E है वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करना।
एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं, आप में कितनी अच्छी एफिशिएंसी है, आप मतलब आपके पास कम संसाधन है लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। दूसरा इकोनॉमी, कम मूल्य में अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग करना, मतलब कम खर्चे में आप अधिक आउटपुट दे सकें, कुछ ऐसा करिए, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, सभी कार्यों को सही प्रकार से करना, आप कितना इफेक्टिव कार्य कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को कैसे हित, कैसे वेलफेयर कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें 3E के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत जोड़ दी गई हैं। उसके बाद नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। तो सामाजिक समस्याओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद कर रहा था, यहां तक कि पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में भोजन रख रख के बस्तियों तक भोजन पहुंचाया है, गरीब बस्तियों तक, और लोगों को भूख रहने से बचाया है। सोचिए प्रशासन किस स्तर में जाके आज के टाइम पर काम कर रहा है। नियोजन पर बल दिया जाता है, प्लानिंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, आदि पर विशेष बल दिया जाता है, तभी नवीन लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। जब आगे बढ़ते हैं तो विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि शासन में ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार वहां से बैठे बैठे ये बता देगी कि आपके गांव पे सड़कें कहां बननी है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यह है, नवीन लोक प्रशासन का मतलब यह है कि विकेंद्रीकरण को महत्व ऐसा दे दिया गया है कि किसी भी गांव के सरपंच और पंच मिलकर यह डिसाइड करें कि किस तरह से गांव में सड़कें बनानी है। हैंडपंप लगाना है तो केंद्र सरकार की सरकार नहीं बताएगी कि हैंडपंप कहां पर लगाना है। गांव के लोगों को मिलजुल के ये व्यवस्था बना लें कि कौन से स्थान पर हैंडपंप बनाना है। तो ये विकेंद्रीकरण की परिभाषा हो गई। आगे जब एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी पर फोकस दिया गया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को महत्व नवीन लोक प्रशासन में। उसके बाद 3D पर, कभी आपसे 3E भी पूछा जा सकता है और 3D भी पूछा जा सकता है। तो 3D में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई हैं? तो डेमोक्रेटाइजेशन सम्मिलित किया गया है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन सम्मिलित किया गया है और डिसेंट्रलाइजेशन को सम्मिलित किया गया है 3D में। कभी आपसे 3D में पूछा जाए तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमारे सामने प्रतिबद्धता को मान्यता, वही उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता, हर व्यक्ति को, हर अधिकारियों को, हर मंत्रियों को अपने स्तर पर प्रतिबद्धता प्रदान की गई है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यांत्रिक दृष्टिकोण के स्थान पर मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना। ऐसा नहीं है, नवीन लोक प्रशासन में मशीनों के साथ साथ मशीन जहां सामानों का उत्पादन कर सकती है, वहीं पर मानव को कैसे जीना है और कैसे विकास करना है, अपना मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हनी प्रतिवेदन। 1967 में कौन कौन से काम हुए उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1967 में हुआ था, नवीन लोक प्रशासन के लिए क्या कदम उठाए गए उसकी चर्चा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो प्रथम मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद वाल्डो सम्मेलन जो 1971 में हुआ था, उसमें कौन सी बातें सम्मिलित की गई उसकी चर्चा करने वाले हैं हम। उसके बाद दूसरा मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन जो 1988 में हुआ था। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में एक सम्मेलन दे दे और उसके बारे में पूछ ले। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरे मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन 2008 में नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास में क्या चीजें की गई उसके बारे में प्रमुख बातें उपलब्ध कराएंगे हम आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं हनी प्रतिवेदन 1967। उद्देश्य क्या है? अमेरिका विश्वविद्यालय लोक प्रशासन के विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं का पता लगाना कि भैया मैक्सिमम लोक प्रशासन के कौन कौन से विषय हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है। हनी प्रतिवेदन के अंतर्गत ये रखा गया। हनी प्रतिवेदन ने 4 समस्याएं बताई, देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली बात तो धन की अपर्याप्तता बताई। उसने बताया कि यदि धन अपर्याप्त रहेगा तो शासन कुशल नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा उसने बोला कि विज्ञान के संबंध में बौद्धिक मतभेद हैं, इसे दूर करना चाहिए। और तीसरी समस्या उसने बताई कि लोक प्रशासन संबंधी समस्याओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण किसी भी शासन का विकास रुक जाता है। विचारों को लोक सेवकों के मध्य आपसी तालमेल का अभाव भी हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समस्याओं के बाद इसने उपाय भी बताए हैं। अब उपाय कौन कौन से बताए हैं? लोक प्रशासन का क्षेत्र में निश्चित किया जाना चाहिए
लोक प्रशासन का क्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए। मतलब हर वर्ग को, हर विभाग को, आपको कहां तक आपकी सीमा है, आपकी लिमिटेशन कहां तक है, यह सब पहले से ही डिसाइड होता है। और यह कैसे डिसाइड होगा? तो एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर, या सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनके द्वारा इन्हें फिक्स कर दिया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो लोक प्रशासन संबंधित शोध कार्य को आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो लोक सेवा संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार की यदि समस्या उत्पन्न हो तो उसे खत्म किया जा सके। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1967 में हुआ था, देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन के क्षेत्र विस्तार, सिद्धांत, सुधार पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद इसमें प्रमुख निष्कर्ष निकाला गया, मतलब विचार विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुए और उस सम्मेलन में कौन कौन से निष्कर्ष निकाले गए उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला क्या बोला गया कि राजनीति और प्रशासन भेदभाव की धारणा गलत है। मतलब राजनीति को आप प्रशासन से अलग नहीं कर सकते हो, दोनों का समन्वय होना चाहिए, तभी कोई भी राष्ट्र विकास कर सकता है। ठीक है, सामंजस्य और समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बोलता है लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के अलग अनुशासन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। जैसे लावासना में ट्रेनिंग दी जाती है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो व्यवसायिक प्रशासन करने के लिए और लोक प्रशासन करने के लिए, क्योंकि अनुभव का कहीं ना कहीं असर, और जिस चीज को आप पढ़ते हो, है ना, तो उस चीज को अलग करने के लिए ये बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन को यदि अलग आप करके देखेंगे, अलग अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद लोक प्रशासन के अध्ययन का एक निश्चित उपाय उपागम होना चाहिए। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल यदि वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने प्रथम मुनोब्रिक सम्मेलन 1968 आता है। ठीक है, आपसे 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, मैंने उसी हिसाब से लिखा है कि आप दोनों में लिख सकें। ठीक है, वाल्डो साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसका उद्देश्य परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका सुनिश्चित करना। इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ जैसे यंग जनरेशन हो गई और ओल्ड जनरेशन हो गई, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की सोच में, विचार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार की भूमिका लोक प्रशासन की होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से। लोक प्रशासन को जनता का हितैषी होना चाहिए, मतलब जनता का हितैषी मतलब वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का हित हो, यही लोक प्रशासन का उद्देश्य होना चाहिए। परिवर्तन और सामाजिक समता पर बल देना चाहिए, मतलब परिवर्तन हो लेकिन सामाजिक समानता भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ही गरीब हो जाएं और कुछ लोग बहुत ही अमीर हो जाएं, ऐसी चीजें भी नहीं होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे जाति से संबंधित समस्याएं हैं, लिंग असमानता से संबंधित समस्याएं हैं, तो ये सब समाज के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। घर में, एक ही घर में बच्चा और बच्ची के साथ, लड़का और लड़की के साथ किस तरह से अलग अलग व्यवहार किया जाता है, यह हमसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है, बहुत करीब से हम सब ने देखा है। ठीक है, इस सम्मेलन के लेखकों के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ बातें कर लेते हैं। वाल्डो सम्मेलन जो 1971 में हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रैंक मार्नी की एक पुस्तक है, ये पुस्तक भी दे के पूछा जा सकता है या कभी 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि फ्रैंक मार्नी में आप टिप्पणी करिए, तो आप एक पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुनोब्रिक्स पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक को नवीन लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कहा जाता है। पहला आपको याद रखनी है, 3 स्टार बना लीजिए कि पहली पुस्तक किसे कहा जाता है, तो टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रिक पर्सपेक्टिव को पहली पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की कहा जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ नवीन लोक प्रशासन को भी मान्यता मिलनी शुरू हो गई। अब हम दूसरा मुनोब्रिक सम्मेलन में जो 1988 में हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन की दशा मतलब क्या है? वर्तमान स्थिति, और दिशा मतलब क्या है? भविष्य। मतलब वर्तमान स्थिति क्या है
और भविष्य में क्या होना चाहिए। आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे इंदौर सिटी के बारे में ले लीजिए, तो यहाँ के महापौर जो नए बने हैं वो कहते हैं कि हम इंदौर को वर्ष 2050 के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम वर्तमान में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करवा दें। हम मेट्रो ट्रेन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कई तरह के यातायात बाधाओं को कम किया जा सके। और जो मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही हैं या शहरों में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो 2050 को ध्यान में रखा के बनाई जा सकती हैं कि 2050 में इतनी जनसंख्या होगी तो लोगों के पास इतनी गाड़ियां होंगी, तो उससे यातायात कैसे कम किया जा सकता है। तो ये हो गया कि दशा और दिशा दोनों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सरकार और राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया है कि सरकार का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अधिक महत्व देना चाहिए। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्व से जुड़े आप अपने देश का कल्याण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ कोरिया है। देखिए नॉर्थ कोरिया विश्व से किस तरह से कटा हुआ, तो उसका विकास भी वहां पर थमा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य बातें आती हैं। तीसरा मिन्यू ब्रिक्स सम्मेलन जो 2008 में हुआ, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बातें। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन, लोक सेवा, लोक प्रबंध का समकालीन विश्व में भविष्य पर चर्चा करना, किस प्रकार से शासन देशों में होना चाहिए, उसकी चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था 2008 में। निष्कर्ष देख लेते हैं कौन कौन सा निकला। एकात्मक संगठन के स्थान पर बहुसंगठनात्मक धारणा और समस्या समाधान के लिए विचार विमर्श करने पर बल दिया गया। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में विचार विमर्श किया गया। नवीन लोक प्रशासन के यहां से उसके विकास का क्रम शुरू होता है। 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं नवीन लोक प्रशासन से। कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य कौन से हैं, तो आपको ये 4 लक्ष्य लिखने हैं। पहला, प्रासंगिकता। इसका अर्थ है कि वर्तमान उपयोगिता से है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1947 में हमारा राष्ट्र बना तो उसी समय यह अधिनियम बनना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय की मांग बढ़ी, हम आपदा से संबंधित कई, जैसे 1984 की आपदा हो गई, या दक्षिण में कई प्रकार के बड़े तूफान आते रहते हैं। तो जब हमको लगा कि यार ये सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो हमने क्या किया, एक अधिनियम बना दिया। ठीक है, तो इसकी प्रासंगिकता होना चाहिए। मूल्य, मैंने आपको क्या बोला, मूल्य नहीं है तो शासन भी व्यर्थ है, प्रशासन भी व्यर्थ है, तो नवीन प्रशासन भी व्यर्थ है और लोक प्रशासन भी व्यर्थ है। इसका आशय क्या है कि नैतिकता तथा जनता की पसंद और जनता के हित से है। मतलब लोकतंत्र की भी यही परिभाषा होती है कि जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे। मूल जनता के हितों के अनुरूप बनाने पर ही बल दिया जाना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनंद मंत्रालय का गठन किया गया है कि जनता की खुशहाली को, इस मैटर पे आप भूटान देश को देख सकते हैं। भूटान देश पूरे विश्व में सबसे अधिक अपनी जनता को खुशहाली देने वाला देश है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। हैप्पीनेस देने में भूटान जैसे देशों का स्थान होना अपने आप में एक आश्चर्यचकित बात है, लेकिन वास्तविकता यही है। अमेरिका जैसे लोगों में उतनी हैप्पीनेस नहीं है जितनी भूटान जैसे देशों में है। तो मूल्य की बात ये हो गई। उसके बाद थर्ड लक्ष्य है परिवर्तन। नवीन लोक प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकों में परिवर्तन पर बल दिया जाता है, जैसे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन। अब सरकार को यह लगा कि योजना आयोग वो काम नहीं कर पा रहा है जिसकी आज की वर्तमान समय पर जरूरत है, तो तुरंत बदल दिया गया। नई सरकार आई, नई सोच आई, नए लक्ष्य लेके आया उन्होंने, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो सामाजिक समता, इसमें सभी वर्गों को समान स्तर पर लाना पड़ेगा। पिछड़े वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल देना होगा, जैसे एसटी एससी महिलाओं को। और आर्टिकल 14 में भी बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नवीन लोक प्रशासन तभी संभव होगी जब उसमें सामाजिक समता लाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ते हैं तो लोक प्रशासन की कुछ दोष और कुछ आलोचनाएं भी आपके समक्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉबर्ट टी ग्लोबाविस्की ने 4 बिंदुओं पर इसकी आलोचना की है। कौन कौन से 4 बिंदु हैं, एक नजर डाल लेते हैं। विज्ञान विरोधी, बोला है कि नवीन लोक प्रशासन विज्ञान विरोधी है। टेक्निक्स को मतलब नए शासन व्यवस्था को उतना महत्व नहीं दे रहा है। नौकरशाही विरोधी है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नौकरशाहियों का अधिकार
कम हो रहा है और उस हिसाब से नौकरशाही काम नहीं कर पा रहे हैं। पद सोपान विरोधी है, एक हायरार्की सिस्टम होती है, शायद उसका कहीं ना कहीं इनके मानना यह है कि दोष माना है उन्होंने। तकनीकी विरोधी है, तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है, वर्तमान की आवश्यकता अनुसार तकनीकी को नहीं अपनाया जाता है। ये 4 दोष इन्होंने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित कुछ पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रांक मरीन की पुस्तक है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रेडरिक्सन की। इसका कहीं पुस्तक में आप आंसर लिखते समय आप इन पुस्तकों को लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। आगे बढ़ते हैं तो लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में अंतर समझ लेते हैं। हालांकि वीडियो नंबर 2 में लोक प्रशासन के क्लास 2 में मैंने इस तरह के बहुत सारे अंतर वहां पर प्रस्तुत किए हैं। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल साधक द अचीवर की लिंक डली हुई है, वो आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोक प्रशासन राजनीतिक और प्रशासन के विभाजन को स्वीकार करता है, वहीं नवीन लोक प्रशासन राजनीतिक प्रशासन के विभाजन को अस्वीकार करता है, अर्थात यह दोनों के एकीकरण पर बल देता है। बहुत बड़ी बात है। लोक प्रशासन केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण पर अभी मैंने आपसे बहुत अच्छी चर्चा करी है। लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव नजर आता है, वहीं नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता पर बल दिया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमारे समक्ष लोक प्रशासन में दक्षता, तटस्थता तथा कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है, तो वहीं नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। लोक प्रशासन द्वारा पद सोपान एक अवधारणा को स्वीकार किया गया है, नवीन लोक प्रशासन द्वारा पद सोपान इस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। तो ये मोटा मोटी अंतर मैंने आपको बता दिया है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अंतर लिखें और नंबर प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत, थ्योरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अलग मैंने कोशिश करी है कि पहली लोक प्रशासन के सिद्धांत में आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे दूंगा, उसमें क्या क्या पढ़ाना है। उसके बाद जितने भी सिद्धांत एमपीपीएससी के सिलेबस में है उन सारे सिद्धांतों की लगभग एक वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यदि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।